नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की, जहां उन्होंने बिहार की धरती से आतंकवाद के खिलाफ बड़ा संदेश दिया है। आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे, कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके बाद पीएम मोदी आतंकियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे, कहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा देश के साथ छत्तीसगढ़ ने भी अपने जो बेटा है उसे खोया है, कहा है सीएम विष्णुदेव साय ने। इस पर भी बात करेंगे। पहलगाम हमले में मारे गए सुशील का अंतिम संस्कार किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान का ऑफिशियल एक्स अकाउंट भारत में अब बैन कर दिया गया है। इस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी दी गई है। बीजापुर में 42 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस पर भी बात करेंगे। वहीं पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर लोगों ने जमकर नारेबाजी की है। इस पर भी बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे पाकिस्तानी कलाकारों को भारत से बैन करने का ऐलान किया जा रहा है। तलाक की अफवाहों पर AR रहमान ने चुप्पी तोड़ी है। इस पर भी बात करेंगे। ये आज की अहम खबर है। और अब बढ़ेंगे हम पहली खबर की ओर। तो देखिए, पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है और अटैक के बाद आज बिहार के मधुबनी पहुंचे हैं पीएम मोदी और उन्होंने कहा है कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई, किसी ने जीवन साथी खोया। इनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़, कोई गुजराती था, कोई बिहार का लाल था। आज सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा आक्रोश एक जैसा है। साथ ही पीएम ने कहा कि आतंकियों को अंतिम छोर तक खदेड़ा जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने दुनिया को मैसेज देने के लिए मंच से अंग्रेजी में कहा कि हम उन्हें धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। आतंकवाद को सजा मिलकर रहेगी। तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पूरा देश इस संकल्प में एक है। मानवता में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति हमारे साथ है। मैं विभिन्न देशों के लोगों और उनके नेताओं को धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ खड़े हैं। पीएम ने मंच में पहलगाम के मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम लोगों को जिस तरह से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। उनके दुख में पूरा देश साथ खड़ा है। जिनका अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देने की बात कही है प्रधानमंत्री मोदी ने। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर
करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। $140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विदेश दौरा छोड़कर वो वापस लौटे हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पर बैठक ली। कल लिए गए फैसले इस बात के संकेत हैं कि हम अपने देश के लिए कितना चिंतित हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ऐसे हमलों को अंजाम देने वालों को बख्शने वाले नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि ऐसी कायरतापूर्ण हरकत करने वालों और उनके पीछे मौजूद लोगों के खिलाफ प्रधानमंत्री कठोर कार्रवाई करेंगे। हमें उन पर भरोसा है। हुई घटना के बाद जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना न केवल विदेश दौरा संक्षिप्त किया, बल्कि आते ही एयरपोर्ट पे जो मीटिंग ली है, कल भी जो निर्णय आए हैं, ये अपने आप में संकेत इस बात के हैं कि हम अपने देश के लोगों के लिए कितनी ज़्यादा चिंता करते हैं। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, पूरी सरकार और समाज इस पूरे घटनाक्रम में ऐसे दोषियों को छोड़ने वाली नहीं है। और उसी के सिलसिले में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल जो अपनी उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिए, जिसमें जल बंटवारे का जो सिंधु नदी के जल का हिस्सा है उसको कैंसिल करने का काम, या हमारे राजनयिकों के स्तर पर संदेश देने का काम, एक एक कदम इस प्रकार से उठाया गया है जो हमारे देश के स्वाभिमान को बढ़ाता है। और हम अपनी इस पीड़ा को भी प्रदर्शित दुनिया के सामने कर पा रहे हैं कि आखिरकार भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां हंसता खेलता कश्मीर अगर हमारे सबके साथ दिख रहा है, और उसका हमारे देश के साथ जो एक अतीत के काल में जो लंबे समय से परेशानी थी, उस परेशानी को मुक्त करते हुए मुक्त पर्यटन के माध्यम से कश्मीर में भी जो खुशहाली छाई है, इसको कलंकित कोई नहीं होने देगा। हम सब देशवासी और मध्य प्रदेश भी माननीय प्रधानमंत्री के उस विश्वास के साथ खड़ा दिखाई देगा जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री हमसे अपेक्षा करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे कायराना हरकत करने वालों के खिलाफ और उनके जहाँ जहाँ के पीछे तक तंत्र जो लगा हुआ, उन सब के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से हमको भरोसा है वो कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि कश्मीर में आतंकवादियों ने कायराना हरकत की, आतंकियों ने निहत्थे लोगों को गोली मारी। इस कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए कम है। देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ ने भी अपने बेटे दिनेश को खोया है। उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। दिनेश जी की स्मृति को हम लोग बनाकर रखेंगे। उन्होंने कहा है कि रायपुर में किसी एक रोड और चौक का नाम उनके नाम पर रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनको याद करती रहे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सल मुठभेड़ को लेकर सीएम ने कहा कि पिछले 15 महीने से लगातार हमारे सुरक्षा बल मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। तो वहीं बड़े नक्सलियों के मारे जाने की खबर को लेकर कहा कि अभी ऑपरेशन चल रहा है,
थोड़ा इंतजार करना होगा। पिछले दिनों कश्मीर के अंदर पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस तरह से कायराना हरकत किया, निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को गोली का शिकार बनाया, उस कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है। उस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और उसमें देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ ने भी अपने एक बेटा को खोया। दिनेश हम लोगों के बीच नहीं रहे। आज हम सभी लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए थे और उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनके जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करे और उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गंभीरता से इस विषय को लिए हैं, देश इस विषय को लिया है, निश्चित रूप से पाकिस्तान भुगतेगा और श्री दिनेश जी की स्मृति को हम लोग बना के रखेंगे और अपने रायपुर के अंदर हम लोग सोच विचार करके कोई भी एक रोड या चौक को उनके नाम से रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनको याद करता रहेगा। नक्सली मुठभेड़ चल रहा है। पिछले 15 महीनों से लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और अभी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर बड़ा ऑपरेशन चल। आगे बढ़ेंगे। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले इंदौर के सुशील नथानियल का अंतिम संस्कार जूनी इंदौर कब्रिस्तान में ईसाई रीति रिवाज से किया गया। यहां परिजन, रिश्तेदार और दोस्तों के अलावा मंत्री तुलसी सिलावट, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। इससे पहले सुशील की अंतिम यात्रा वीड़ानगर स्थित उनके घर से शुरू हुई और पार्थिव शरीर विशेष वाहन में नंदा नगर चर्च पहुंचाया गया। यहां प्रार्थना के बाद कब्रिस्तान के लिए रवाना हुए। अंतिम यात्रा से पहले सुशील के घर पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। पत्नी जेनिफर उनके ताबूत से लिपटकर रोईं, वहीं पिता भी बदहवास नजर आए। सुशील की छोटी बुआ इंदू डावर की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कांपती आवाज़ में बस एक ही सवाल बार बार पूछ रही थी कि अब किसका इंतज़ार करूंगी मैं, ये मुझे बताया जाए। ये दृश्य देखकर मौके पर मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पे गोली भाई, मैंने बस इतना सुना। आप लोग प्लीज अपने अपने घर चले जाओ। अभी ये बोला उनने यही बोला, जो भी 3 व्यक्ति थे वो छोटे छोटे कम उम्र के थे। उनने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक और सख्त कदम उठाया है। भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत ने पाकिस्तान सरकार का सोशल अकाउंट बैन कर दिया है। भारत ने इससे पहले बुधवार शाम को CCS बैठक में 5 बड़े फैसले लिए थे। इसमें अटारी बॉर्डर को बंद करना भी शामिल था। अब भारत ने सोशल मीडिया को लेकर बड़ा एक्शन लिया। भारत ने पाकिस्तान का आधिकारिक X अकाउंट भारत में बैन कर दिया, जिससे अब पाकिस्तान का अकाउंट भारत में नहीं दिख पाएगा। भारत ने CCS की बैठक में 5 बड़े फैसले भी लिए थे। इसमें सिंधु जल संधि से लेकर अटारी बॉर्डर तक कई सख्त कदम उठाए गए हैं। भारत के इस कदम को लेकर पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। उसे अब सर्जिकल स्ट्राइक का भी डर सता रहा है। फिलहाल भारत ने सिर्फ डिजिटल स्ट्राइक की है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। बाद में ये आंकड़ा 28 तक पहुंच गया।
मामले को लेकर एनआईए की टीम ने जांच शुरू कर दी है। उसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी जुटी हुई है। एनआईए प्राप्त चैट को डिकोड करने में जुटी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम को सीसीएस की बैठक में हिस्सा लिया था। इसमें पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए थे। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें उसने कहा है कि मेरा पहलगाम हमले से कोई लेना देना नहीं है। भारत की पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं, जो आधिकारिक हैंडल है, उसे बैन कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। पूर्व बीजेपी सांसद और भारतीय क्रिकेटर टीम के मौजूदा मुख्य कोच गौतम गंभीर को आईएसआईएस कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिली है। गौतम गंभीर ने दिल्ली पुलिस से संपर्क कर एफआईआर के लिए औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद गौतम गंभीर ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की थी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा था कि भारत इस कायराना हरकत का जवाब देगा। गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि मृतकों के परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत हमला करेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 25 भारतीय, 1 नेपाली नागरिक की मौत हुई है। बाद में यह आंकड़ा 28 तक पहुंच गया। 28 पर्यटकों ने अपनी जान गंवाई। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। हालांकि पाकिस्तान बेनकाब होने के बाद भी यह कह रहा है कि इस आतंकी हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने पूछताछ के लिए सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उच्च स्तरीय सीसीएस बैठक की अध्यक्षता करने के कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई। यह बैठक आज यानी 24 अप्रैल को हो रही है। गौतम गंभीर को मिली जिसके बाद ये जान से मारने की धमकी और अब इस पर कार्रवाई भी की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा के जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने 3 दिन पहले सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान को शुरू किया था। तलाशी अभियान और मुठभेड़ अभी भी जारी है। सूत्रों के हवाले से 42 नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी है। 24 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं। 2 से 3 SLR बंदूक भी बरामद की गई। नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान में कई सुरक्षा इकाइयां शामिल हैं, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती वन क्षेत्रों में नक्सलियों की मौजूदगी और बुनियादी ढांचे को खत्म करना है। जानकारी के अनुसार नक्सलियों को चारों ओर से घेर लिया गया है। बीजापुर में 42 नक्सलियों के मारे जाने की ये खबर है। आगे बढ़ेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में राजधानी दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। हाई कमीशन के बाहर से पुलिस ने बैरिकेड्स भी हटा दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सरकार ने पार्लियामेंट बिल्डिंग में सभी दलों की बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तानी एयरफोर्स खौफ के साए में है। 18 फाइटर जेट कराची एयरबेस से भारत से लगी सीमा की ओर एयरफोर्स स्टेशनों पर भेजे गए हैं। पाकिस्तान ने कराची तट से दूर अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर अपनी तटरेखा पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने के लिए अधिसूचना जारी की है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार के एक्स हैंडल को भारत में बैन कर दिया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और उन्हें जम्मू कश्मीर न जाने की सलाह दी गई है। नई दिल्ली में लगातार देश भर के जो लोग हैं वो
इस आतंकवादी हमले के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं और पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। आगे बढ़ेंगे। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 लोग मारे गए। हमले के अगले दिन भारत ने पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार मानते हुए जवाब में कई बड़े फैसले लिए। इस हमले में कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल थे। भारत ने अब पाकिस्तान की तरफ सख्त रवैया अपनाया है। फिल्म फेडरेशन के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर पाकिस्तानी कलाकारों को भारत से बैन करने का ऐलान किया। उन्होंने ये एक्शन पहलगाम हमले के बाद लिया। जारी किए गए स्टेटमेंट के अनुसार भारत के कलाकार अब किसी भी तरह पाकिस्तानी एक्टर्स, सिंगर्स या टेक्नीशियंस के साथ कोई काम नहीं करेंगे। स्टेटमेंट में यह भी साफ किया गया है कि पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान के साथ फिल्म अबीर गुलाल बनी जरूर है, हालांकि ये फैसला उस पर भी लागू होगा। घटना के बाद कुछ पाकिस्तानी कलाकार आतंकी हमले पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। भारत में भी पॉपुलर हो चुकी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की गई एक पोस्ट में लिखा है कि हादसा कहीं भी हो, हम सब के लिए हादसा ही है। मेरा दिल हाल ही में हुई घटना के पीड़ितों के साथ है। दर्द, शोक और इस आशा में हूँ कि हम सब एक हैं। ये मायने नहीं रखता कि हम कहाँ से आते हैं। दर्द की कोई भाषा नहीं होती। आशा है कि हम सब हमेशा इंसानियत को चुनें। वहीं जल्द ही फिल्म अबीर गुलाल से वापसी कर रहे फवाद खान ने आतंकी हमले पर लिखा है कि पहलगाम में हुए घिनौने अटैक की खबर सुनकर दुखी हूं। हमारी संवेदना इस डरावने हादसे के पीड़ितों के साथ है। इस मुश्किल समय में हम दुआ करते हैं कि उनके परिवारों को ताकत मिले। बता दें कि फवाद खान की बॉलीवुड कमबैक फिल्म अबीर गुलाल 9 मई को रिलीज होने के लिए शेड्यूल है। फिल्म में उनके साथ वाणी कपूर लीड रोल में है। हालांकि इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म मुश्किलों में अब फंस चुकी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब ए.आर. रहमान की। सिंगर ए.आर. रहमान ने पिछले साल नवंबर में 29 साल की शादी को खत्म करने का फैसला करते हुए पत्नी सायरो बानो से तलाक का ऐलान किया। उनके इस अनाउंसमेंट के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। सिंगर के तलाक से जुड़ी कई तरह की अफवाहें फैल रही थी, जिनमें उनका नाम मोहिनी डे के साथ भी जोड़ा जा रहा था। पिछले 5 महीनों से ए.आर. रहमान अपने तलाक की खबरों पर चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब उन्होंने आखिरकार इस बात पर चुप्पी तोड़ी है। ए.आर. रहमान ने पत्नी सायरा बानो से अपने तलाक पर नयनदीप रक्षित के साथ यूट्यूब पर बात करते हुए कहा है कि पब्लिक फिगर होने का चुनाव जानबूझकर किया जाता है। यहाँ हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाता है। इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान से लेकर भगवान तक के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाता है, तो आखिर मैं क्या चीज़ हूँ। बता दें कि म्यूजिक कंपोजर ने फेम के साथ होने वाली समीक्षा के बारे में बात करते हुए कहा है कि जब तक हम साथ रहते हैं और एक दूसरे के लिए टॉक्सिक नहीं बन जाते, तब तक हमारी आलोचना करने वाले भी हमारा परिवार है। वो आगे कहते हैं कि अगर मैं किसी के बारे में, किसी के परिवार के बारे में कुछ कहता हूं, तो वो भी मेरे परिवार के बारे में कहेगा ही। एक भारतीय के नाते मैं इस बात पर यकीन करता हूं, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर किसी की माँ, बहन और बीवी होती है। अगर कोई कुछ बुरा कहता है तो मैं सोचता हूं कि उससे माफ़ कर दूं। बता दें कि ए.आर. रहमान ने तलाक का ऐलान करते हुए अपने पोस्ट में लिखा था, हमने 30 साल पूरे करने की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि हर चीज़ का एक अनदेखा अंत होता है। यहाँ तक कि भगवान का सिंहासन भी टूटे दिलों के बोझ से कांप सकता है। फिर भी इस टूटन में हम अर्थ खोजते हैं, भले ही टुकड़े फिर से अपनी जगह ना पा सकें। हमारे दोस्तों को आपकी दयालुता और इस नाजुक अध्याय में हमारी निजता का सम्मान करने के लिए धन्यवाद। तलाक की इन अफवाहों के बीच अब ए.आर. रहमान ने चुप्पी तोड़ी है और तमाम बातें कही हैं। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND24। नमस्कार।